अगर आप क्लास 10th के और 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th में और क्लास 12th में गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने की ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि जब कभी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ऐसा गद्यांश और ऐसा पद्यांश पूछ लिया जाता है जो आपको नहीं आता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा गद्यांश आ जाता है कि जिसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में उस गद्यांश को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से आपको सारे गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न बनाने हैं। और देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में 12 नंबर का पूछा जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों के 12 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो क्लास 10th के हों, चाहे वो क्लास 12th के स्टूडेंट हों, सभी लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि हमें एवरी सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स लाने हैं, ठीक है। कितने लाने हैं? 95 प्लस मार्क्स लाने हैं एवरी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो जितने लोग क्लास 10th के हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर की सारी वीडियो इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और आते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारा है कि गद्यांश और पद्यांश को किस तरीके से सॉल्व करें, ऐसा गद्यांश जो हमको ना आता हो, ठीक है। और कुछ चीज़ें बता देते हैं आप सभी लोगों को कि भैया जो गद्यांश है और पद्यांश है आपकी परीक्षा में 6-6 नंबर का पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 12 मार्क्स मिलता है, ठीक है। दोनों को हल कर दोगे आपको कितना मार्क्स मिलेगा मेरे भाई? 12 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट की बेहतर वीडियोस देखने को मिलेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, जो आपके टारगेट को, मतलब आपके नंबर को बहुत ही इंक्रीज कर सकती हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो होंगी, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखना। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि गद्यांश को सॉल्व करने की ट्रिक, यानी कि आपके परीक्षा में मान लीजिए मैं यहाँ पर जो गद्यांश लेकर के आया हूँ, ठीक है। इस गद्यांश को आपने अपनी किताब में कहीं पर नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन ये परीक्षा में पूछा गया है। अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? क्या इसके क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन को उतार के चले जाएंगे? कैसे आखिर में सॉल्व करेंगे? कुछ ट्रिक होगी जिसकी सहायता से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ट्रिक समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो आप लगाना। और अगर आपने ट्रिक लगाई तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनर को चकमा दे करके इसमें नंबर हासिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका कुछ अलग अर्थ गलत सलत लिख के आओगे तो वहाँ नंबर आपके काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि भैया किस तरीके से गद्यांश को सॉल्व करना है। और 2025 में सभी स्टूडेंट का टारगेट होना चाहिए कि हमें 95 प्लस लाना है प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो देखो कि जैसा कि मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कि सबसे पहले जब आप गद्यांश को देखना, ठीक है, सबसे पहले आप जब गद्यांश को देखना तो उसमें ये देखना कि ये मुझे आता है कि नहीं आता है। अगर आपको ये पद्यांश या गद्यांश आता है तो आप फिर उसे कर लेना, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपको बिना पढ़े लिखे कैसे आप उस गद्यांश को सॉल्व कर लोगे, उसकी ट्रिक ध्यान से देखो। जैसे कि ये गद्यांश मुझे नहीं आता तो मैं पढ़ूंगा, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती, ठीक है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का हाथ होता है, यानी कि सद्गुणों का हाथ होता है, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों को विकास करेगा। अब इस पद्यांश यानी या ये जो गद्यांश है मुझे नहीं आता, मैंने कहीं पर नहीं पढ़ा है। अब इसको किस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 3 प्रश्नों को तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, फिर इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करके इसमें 2+2+2 यानी 6 में 6 नंबर किस तरीके से आप ला सकते हो। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जिसमें आप सभी लोगों को संदर्भ लिखना पड़ता है। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए? गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न 2-2 नंबर के आते हैं। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये बिना पढ़े यानी बिना पढ़ा हुआ गद्यांश पद्यांश किस तरीके से आप सॉल्व करके ट्रिक की सहायता से फुल मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो देखिए, आपके प्रश्न में यानी आपकी जो पद्यांश गद्यांश होता है उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन रह जाता है और ये तीसरा वाला क्वेश्चन आपके गद्यांश से ही आता है।
अब यहाँ पूछ दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निंदा का प्रयोग, यानी जो निंदा का है, निंदा का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। अभी आप लोगों ने गद्यांश में एक शब्द सुना होगा निंदा, ठीक है, तो उसका प्रभाव आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे अब जो तीसरा वाला प्रश्न आता है, इसमें 2 भी प्रश्न आ सकते हैं, 3 भी प्रश्न आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए 3 को प्रश्न ले लिया है, 3 ठो प्रश्न ले लिया, यानी 3 प्रश्न ले लिए हैं। तो दूसरा प्रश्न आप सभी लोगों का है कि मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है, यानी जो मनुष्य होता है उसके पतन का क्या कारण होता है। तीसरा प्रश्न इसमें पूछ दिया गया है कि मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है। अब देखो स्टूडेंट, मुझे ये गद्यांश जो गद्यांश है मुझे नहीं आता है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ट्रिक समझो यहाँ पर, ठीक है। ट्रिक समझो, सबसे पहली ट्रिक आपको ये लगानी है कि आपको जो भी चीज़ नहीं आती है तो सबसे पहले जो पूछी जाती है आपको वो ध्यान देनी है। सर्वप्रथम गद्यांश को पढ़ें और जितने में अंडरलाइन दी हो केवल उसी की व्याख्या करने की सोचें। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर जो आपको गद्यांश दिखाया है, आपने पूरा गद्यांश पढ़ लिया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरे का गद्यांश का अर्थ लिखने लगते हैं। सबसे गलत बात तो वही यही करते हैं। केवल आपको जितने में अंडरलाइन होती है केवल उसी का व्याख्या करना होता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको करना होता है, दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती, बस। तो पहली व्याख्या आपको यहाँ से यहाँ तक करनी है, बस, ठीक है। दूसरी व्याख्या आपको यहाँ से करनी है, संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का हाथ होता है या फिर हास होता है, बस इतना। दूसरा ये हो गया व्याख्या। तीसरा व्याख्या आपको यहाँ से करना है, उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों को विकास करेगा। 3, बस, ठीक। ये 3 व्याख्या आपको कैसे करनी है, आपको नहीं आता है परीक्षा में, आप किस तरीके से बना बना करके लिखोगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक यहाँ पर दे रखी है। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम गद्यांश को केवल उसी की व्याख्या करनी है जितने की अंडरलाइन दे रखी होगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो दे रखा है कि व्याख्या को अधिक से अधिक बढ़ा चढ़ा करके लिखना है। अब देखिए, ये एक ऐसी व्याख्या होती है जिसमें शुद्ध खड़ी बोली होती है। जैसे मैंने आपको पढ़कर गद्यांश को बताया, इसमें शुद्ध खड़ी बोली होती है। और आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि गद्यांश में क्या कहा गया था। अब उसी चीज़ को आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिख देना है। आपको भले कुछ नहीं आता है, लेकिन जब भी कभी आप 2 बार गद्यांश को पढ़ोगे, मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा कि गद्यांश कहना क्या चाहता है। तो जो भी अंडरलाइन दे रखा हो उसी को उतार देना, बट इतना मतलब थोड़ा बहुत उतार देना, लेकिन बस करना है क्या है आपको, ये बी नंबर में आपको समझ में आएगा। करना क्या है कि आपको कठिन शब्दों को वैसा उतार देना है। देखिए, कठिन शब्द जो होते हैं अगर उसमें छेड़खानी करोगे तो फिर भाई आप सभी लोग पूरे के पूरे गद्यांश को गलत कर दोगे। तो जो कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ आपको वैसे भी नहीं पता होता तो उनको एज इट इज लिख दिया करो। लेकिन जो सरल शब्द होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि वह वहाँ चला गया था, तो आप इसको घुमा फिरा कर इस तरीके से कह सकते हो कि मैं जा रहा था, वो मुझे मिला था और मिलने के बाद वह वहाँ से वहाँ चला गया, ठीक है। तो चीज़ों को घुमा फिरा करके आपको कैसे भी लिखना है, ठीक है। तो मैंने वही बताया कि कठिन शब्दों को एज इट इज लिख दो, लेकिन जो शब्द सरल हों उनको अधिक से अधिक अपनी भाषा में बढ़ा चढ़ा करके लिखो। अभी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक है गद्यांश को सॉल्व करने की। चीज़ें तो मैंने बता दी क्या क्या करना भाई, केवल उसी की व्याख्या करनी जिसकी अंडरलाइन हो। सबसे पहले जो शब्द कठिन हो उसको एज इट इज उतार दो, अभी मैंने उतारा है आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद जो शब्द सरल हो उसको बढ़ा चढ़ा करके लिखो। इससे होगा क्या कि गद्यांश दिखने में बड़ा लगेगा और एग्जामिनर को अच्छा भी लगेगा। और कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपको गद्यांश में प्रयोग करने हैं वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आपकी परीक्षा में क्या पूछा जाता है, संदर्भ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, संदर्भ पूछा जाता है भाई। तो देखिए, संदर्भ लिखने की ट्रिक देख लीजिए, संदर्भ लिखने की ट्रिक देख लीजिए, क्योंकि सबसे पहला जो प्रश्न आता है भाई डियर स्टूडेंट, प्रश्न संख्या जो आपको पहली जिसका उत्तर लिखना पड़ेगा, प्रश्न संख्या 1, वो आप सभी लोगों की क्या होती है, उसमें आप सभी लोगों को संदर्भ लिखना पड़ता है, ठीक है, समझे मेरे भाई। तो संदर्भ किस तरीके से आप लिख सकते हो जरा ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, सबसे पहले गद्यांश को थोड़ा ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को हाईलाइट करके अंडरलाइन कर दीजिएगा, हिंदी के गद्य खंड में से संकलित है
और देखिए कुछ इस तरीके से आपको लिखना है गद्यांश को कि थोड़ा सा एग्जामिनर को चकमा देना। जैसे मैंने लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में से संकलित नामक पाठ से है, मतलब इतना मैंने लिख दिया। एग्जामिनर एक नज़र में देखेगा तो वो हिंदी गद्यांश को पढ़ेगा। हालांकि एग्जामिनर चूतिया नहीं होता, लेकिन जब वो चीज़ों को पढ़ेगा तो लास्ट वाली चीज़ भी पढ़ेगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दी, इसके लेखक ने पाठ में खुद के भले के लिए दूसरे का भला करने के लिए बताया है। अब जब ऐसी चीज़ें आप लिख देते हो, ये जो चीज़ मैंने ये पूरी की पूरी जो चीज़ लिखी है ना मेरे भाई, ये मैंने गद्यांश से ही लिखी है। ठीक है, आपको जब गद्यांश मैंने शुरुआत में पढ़ाया था तो देखो यहाँ पर लिखा था कि भाई खुद के भले के लिए, ठीक है, यहाँ पर देखो, दूसरों की गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। मतलब कि दूसरों के भले के लिए खुद को मतलब कि खुद के भले के लिए दूसरों का भला करने के लिए बताया है। मतलब कि जो पद्यांश है, गद्यांश है, उसमें क्या बताया गया है, खुद के भला करना है तो सबसे पहले दूसरों का भला करो। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख दोगे ऐसे बना करके, और आपको चैप्टर के नेम नहीं पता तो ऐसे लिख दोगे कि हिंदी के गद्य खंड में से संकलित नामक पाठ से है। जैसा कि मैंने यहाँ पर अपनी भाषा में यहाँ लिखा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखो गद्यांश है, ठीक है, गद्यांश कौन था कि मगर ऐसा ना हो आज तक गुणों का विकास करें। ठीक है, गद्यांश यही था आप सभी लोगों का। इसी तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में अंडरलाइन वगैरह करके सबसे पहले इस तरीके से आपको लिखना है कि मगर ऐसा ना हो आज तक। शुरुआत का थोड़ा सा शब्द लिख दीजिए, ठीक है, बीच में थोड़ी सी लाइन छोड़ दीजिए डैश डैश करके, लास्ट का जो शब्द है उसको लिख दीजिए। इस तरीके से आपको हेडिंग बनानी है। सबसे पहला प्रश्न आपको लगाना है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मैंने जो बताया आपको सिर्फ वही लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए ध्यान से, कि आपको यहाँ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में से। अब देखिए मैंने अपनी भाषा में लिखा है तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, अच्छी सी एकदम बेस्ट हैंडराइटिंग लग रही होगी। अगर आप एग्जामिनर के सामने इस तरीके की हैंडराइटिंग लिखोगे ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ एग्जामिनर ज़्यादा पढ़ेगा नहीं, वो आपके इस तरीके से चेक करेगा और 2 में 2 नंबर आपको दे देगा। कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में से संकलित नामक पाठ से है। ठीक है, बस इतना लिख देना है। अब देखिए बीच में ज़्यादा एग्जामिनर अगर पढ़ेगा भी तो इतना नहीं पढ़ता है, वो केवल देखिए दूर से अपनी नज़र डालता है, हिंदी को अच्छा लिखा, उसने गद्यखंड को लिखा है, बस लास्ट में अगर आपने इतना और लिख दिया अपनी तरफ से जोड़ करके, उस गद्यांश की थोड़ी अच्छाइयाँ या फिर बुराइयों को बता दिया, तो बस एग्जामिनर वहाँ से समझ जाएगा ये स्टूडेंट एक टॉपर है, मतलब पढ़ने वाला स्टूडेंट है और इसने कुछ अच्छी चीज़ लिखी है। जैसे मैंने यहाँ पर गद्यांश से एक शब्द उठा लिया है कि इसके लेखक ने पाठ में, यानी जिसने इसको लिखा है उसने इस पाठ में यानी कि गद्यांश में बताया है कि खुद के भले के लिए दूसरों का भला करने के लिए बताया है। यानी अगर आप खुद का भला करोगे तो दूसरों का भला करोगे, तो ये चीज़ किस में बताई गई है, गद्यांश में बताई गई है। बस 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये तो हो गई आपको गद्यांश के लिखने संदर्भ को लिखने की ट्रिक। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप व्याख्या को कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं पूरी व्याख्या करके लाया हूँ कि किस तरीके से आपको व्याख्या बढ़ा चढ़ा करके लिखनी है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो पहली व्याख्या आप सभी लोगों की थी कि दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। फुल वीडियो है, डिटेल से देखो, फुल मार्क्स मिलेगा अगर आपने इस तरीके से लिखा। तो अब यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, अब जैसे पहला था कि दूसरों को गिराने की कोशिश में दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। मतलब इसके ये अर्थ निकल रहा है कि अगर हम लोग खुद को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम दूसरे को नीचा दिखाते चले जाएंगे, नीचे करते चले जाएंगे तो हम स्वयं आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। जब आप दूसरों को गिराओगे तो स्वयं खुद नीचे चले जाओगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को आपको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना है। कैसे लिखोगे, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है। मतलब अब देखो मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ चीज़ें शुरुआत की ले ली हैं। ठीक, कुछ चीज़ें शुरुआत की लेनी, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। अब मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आपको केवल अंडरलाइन वाला करना है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ले लेते हैं, तो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास समय कम बचता है तो फिर आप लोग केवल अंडरलाइन वाला ही करना। ठीक है, अब जैसे अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए कि मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो आप इतना मत लिखिए। यहाँ से आपको लिखना है कि दूसरों को गिराने की कोशिश में हम ये सोच लेते हैं कि यदि हम इसको नीचे की ओर ले जाएंगे तो हम लोग आगे चले जाएंगे। ठीक है, जबकि ऐसा करके हम स्वयं को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बताइए, इसमें मैंने कुछ बना कर मतलब कि कुछ याद किया हुआ लिखा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लिखा है। जेन्युइनली बात है कि अगर हम किसी को नीचा दिखाएंगे, नीचे करेंगे, तो वो चीज़ स्वयं सबसे पहले हम पर काम करेगी, दूसरे पर काम नहीं करेगी। ठीक है, तो मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश में हम सोच लेते हैं कि हम यदि इसको नीचे गिराएंगे तो हम आगे चले जाएंगे, जबकि ऐसा ना होता है और हम स्वयं आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो पहली व्याख्या आपकी इतनी हो गई कंप्लीट, समझ में आ गई। दूसरी आप सभी लोगों की व्याख्या थी यहाँ से कि
संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, मतलब कि खुद के सद्गुणों से गिरता है। मतलब इसका क्या मतलब होता है, कोई भी व्यक्ति अगर नीचे जा रहा है, उसको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उसके जो सद्गुण होते हैं, मतलब उसके अच्छे कर्म नहीं होते, इसकी वजह से वो क्या करता है कि अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है, कामयाबी को हासिल नहीं कर पाता है। तो फिर यहाँ से आपको कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए एकदम, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट बना के आपको इस तरीके से इसमें लिखना है कि संसार में कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं होता तो उसके पीछे का कारण किसी भिखारी को भीख। अब मैंने बना कर लिख दिया, अपनी तरफ से आप भी बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हो कि संसार में कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं होता तो उसके पीछे का कारण कोई भी भिखारी को या किसी उत्सव में दान देना नहीं होता, बल्कि इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि किसी की खुशी को हम छीन लें या किसी के को नीचा इतना गिराते जाएं, है ना, कि कोशिश इतनी ज़्यादा कर दें कि उसका परिणाम हमें अपनी नाकामयाबी से प्राप्त हो। ठीक है, तो मतलब मेरे स्टूडेंट्स कि आपको केवल क्या करना है, बातों को समझना है। गद्यांश में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर आप गद्यांश बिना पढ़े चले गए ना, अगर आप लोगों ने ये समझ लिया कि गद्यांश में कह क्या रहा है, तो उसको आप अपनी भाषा में जने कितना बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हो। ठीक है, वो ट्रिक मैंने आपको यहाँ बता दी। तीसरे वाले में पूछा गया था वैसे ही कि उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल तथा अपने गुणों का विकास करेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि किसी व्यक्ति या मनुष्य की उन्नति जब ही होगी जब वह अपने हृदय को अंदर से साफ रखेगा और सभी के लिए अच्छा सोचेगा और गुणों को अच्छा से रखेगा। बस इतनी चीज़ अगर आपने कर दी तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये मैंने आपको मतलब ऐसे ही मैंने, अब देखो इसकी जो भी सही व्याख्या होगी वो आपको मिल जाएगी आपके क्वेश्चन बैंक में या तो बुक में, लेकिन ये जो व्याख्या है मैंने बना करके बताई है। अब मैंने चीज़ों को समझा, मैंने समझा और उसी प्रकार से मैंने इसको बना करके लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा में अगर आपको गद्यांश नहीं आ रहा होगा तो आप इसी तरीके से करके आएंगे और जिस तरीके से मैंने संदर्भ की ट्रिक बताई थी उसी तरीके से आप संदर्भ की भी ट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2025 में लगा करके आएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आप सभी लोगों से क्या होता है कि 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निंदा का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। किसका प्रभाव स्पष्ट कीजिए, तो निंदा का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो देखो मैंने यहाँ पर प्रश्न को लिखा है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निंदा का प्रभाव। माय डियर स्टूडेंट, आपको नहीं पता कि निंदा क्या होता तो आप क्या करोगे, सीधा इस प्रश्न को यहाँ से यहाँ तक उतार दोगे कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का अभाव होता है। तो निंदा का मतलब क्या होता है, निंदा का मतलब होता है कि यदि हम किसी का अच्छा नहीं सोचेंगे तो स्वयं के साथ हमारा भी अच्छा नहीं होगा। तो संसार में कोई भी निंदा से नहीं गिरता, मतलब कि कोई भी व्यक्ति मतलब कि दान देने से नहीं गिरता है, मतलब हमने दान नहीं दिया तो हमारी उन्नति नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का कारण यह भी हो सकता है कि हम किसी के मतलब कि हमारा मतलब हम सद्गुण, हमारे जो गुण है वो ही अच्छे नहीं है, तो इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है। तो पूरा ऐसे लिख सकते हो आप उतार करके कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निंदा के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति अपनी उन्नति को हासिल नहीं कर सकता, बल्कि वह दूसरों की नीचे गिराते गिराते स्वयं को नीचे चला जाता है। ठीक है, तो निंदा का मतलब आप सभी लोग यहाँ से चाहो तो आप पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि संसार में यदि कोई व्यक्ति निंदा से नहीं गिरता, मतलब कि कोई भी व्यक्ति दान देने से नहीं गिरता, यानी अगर दान नहीं देगा तो उसका मतलब सोचेगा मैं नहीं गिरूंगा, ये उसका पीछे का कारण ये होता है कि उसके जो गुण होते हैं वही नहीं अच्छा होते हैं, इसी वजह से उसकी उन्नति नहीं होती है। ठीक है, तो बस अपनी भाषा में इसको बना करके लिख देना है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है। अब ये तो बहुत ही आसान है, अपने भाषा में लिख सकते हो, यदि मनुष्य अच्छे कार्य करेगा तो उसकी उन्नति हो सकती है, लेकिन हमें पद्यांश गद्यांश से निकालना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि उन्नति तो उसी की होगी तभी जब वह अपने चरित्र को निर्मल रखेगा और अपने गुणों को का विकास करेगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट बना करके लिख देनी है कि मनुष्य की उन्नति। ठीक है, तो मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है, तो गद्यांश के आधार पर मनुष्य की उन्नति जब होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए रखेगा तथा अपने गुणों को विकास करेगा। ठीक है, मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है, तो गद्यांश के आधार पर मनुष्य के पतन का कारण उसके सद्गुण होते हैं। यदि वह जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पा रहा है तो वह उसके खराब कर्म होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से भाई डियर स्टूडेंट आपको क्वेश्चंस को करना है, जो गद्यांश से आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने व्याख्या बताई इसी तरीके से आपको व्याख्या करनी है और सेम इसी तरीके से आपको संदर्भ करना है गद्यांश का। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूं कि गद्यांश को सॉल्व करने की ट्रिक सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलो हम बात करते हैं कि भैया कि बोर्ड परीक्षा में अगर हमारा पद्यांश आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए कि बोर्ड परीक्षा में अगर हमारा पद्यांश आ जाए, और सभी लोग जानते हैं कि पद्यांश बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है, क्या होता है एग्जाम में नहीं आता है क्योंकि हम पढ़ के जाते हैं वो नहीं आता है,
फिर हम उसको किस तरीके से पद्यांश को सॉल्व करें और हम 6 में 6 पूरे नंबर लाएं, तो उसकी भी ट्रिक जान लो। उसकी भी ट्रिक यही है जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया, सेम वही ट्रिक है कि आपको संदर्भ जिस तरीके से मैंने ट्रिक के साथ बताया था उसी ट्रिक के साथ आपको संदर्भ लिखना है और इसी ट्रिक के साथ आपको यहाँ पर पद्यांश को भी व्याख्या करनी है। उसी ट्रिक के साथ आपको पद्यांश के पूछे गए प्रश्नों की भी ट्रिक मतलब कि पूछे गए प्रश्नों में भी ट्रिक लगानी है। जैसे कि पद्यांश में मान लीजिए इतने का अंडरलाइन दे रखा है, मान लीजिए इतने का अंडरलाइन दे रखा है, ठीक है। आप क्या करोगे कि सबसे पहले देखोगे इतने का अंडरलाइन है तो मतलब मुझे इतने की ही व्याख्या करनी है। पूरे को अच्छे से पढ़ लीजिए। मुझे पता है कि पद्यांश सभी को समझ में नहीं आता है तो उसकी थोड़ी सी और अच्छी ट्रिक मैं बता रहा हूँ। अब संदर्भ में तो आपको वही ट्रिक लगानी है जो मैंने आपको गद्यांश में बताई थी, जो गद्यांश के संदर्भ में बताई थी वो चीज़ आपको यहाँ पर भी लगानी है, ठीक है। बस इतना बस ध्यान देना है कि ये गद्यांश है तो इसमें थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, वो पद्यांश था तो वहाँ पर उसकी हिंदी भाषा थी, खड़ी बोली समझ में आती थी। अब इसमें आपको संदर्भ में क्या ट्रिक लगानी है डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को हाईलाइट कर दीजिएगा ब्लैक पेन से, हिंदी के नामक शीर्षक से अवतरित है। बस ऐसे लिख दीजिए, हिंदी के नामक शीर्षक से अवतरित है जिसमें कवि स्वर्ग को सृजन का साधन बताया, जिसमें कवि ने स्वर्ग को सर्जन का साधन बताया है, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे कहाँ से पता चली, तो ये चीज़ मुझे यहाँ से पता चली जब मैंने इस पद्यांश को पढ़ा था कि अणु युग बने धारा जीवन हित, स्वर्ग सर्जन का साधन मानवता ही विश्व सत्या, और भूराष्ट्र करे आत्मर्पण, धराचंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध, पुरातन हृदय सिंधु में उठता स्वर्गीय ज्वार देख चंद्रानन। इतना जब आप पढ़ लोगे तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हिंदी तो इसकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक चीज़ मेरी बताएगी समझ में आएगी कि सर ने बताया था कि भाई जी ने बताया था कि भाई यहाँ से कोई एक शब्द उठा लेना है, जैसे मानवता ही विश्व सत्या है, तो मैंने लिखा था कि स्वर्ग सर्जन का साधन है, आप यहाँ लिख दोगे कि कवि ने बताया कि मानवता ही विश्व सत्या है, ऐसा करके लास्ट में लिख दोगे। या तो ऐसे लिख दोगे कि कवि ने बताया है कि स्वर्ग ही सर्जन का साधन है, बस इतना लिख दोगे। और शुरुआत में वही चीज़ लिख देनी है आपको कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के नामक शीर्षक से अवतरित है, और जो मैंने आपको बताया एक लाइन आपको वो इस तरीके से लिखनी है कि जिसमें कवि ने बताया है, जिसमें कवि ने स्वर्ग को सर्जन का साधन बताया है, ठीक है। इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है और इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। अब मेरे भाई काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि इसकी व्याख्या तो हमको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये व्याख्या कुछ हिंदी में मतलब कि इसकी जो पद्यांश है ये हिंदी में नहीं दे रखा है, खड़ी बोली नहीं है, पता नहीं कौन सी भाषा है, अड़ु युग बने धारा जीवन हित स्वर्ग साजन का साधन है, तो पता नहीं क्या लिखा है। तो ऐसे में क्या करोगे आप, जितने का अंडरलाइन है ऐसे लिखोगे। इसी लैंग्वेज को मैंने क्या बताया, इसी लैंग्वेज में जो कठिन शब्द होते हैं, जो कठिन शब्द है ना, जो कठिन शब्द, उनको आपको क्या करना है, उनको जैसा का तैसा आपको लिख देना। कैसा लिख देना, जैसा का तैसा लिख देना है। लेकिन जो शब्द सरल हैं, उनको क्या करना है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी है। अब जैसे यहाँ लिखा है अड़ु युग बने धारा जीवन हित, अब जैसे कि आपको जीवन का धारा, जीवन की धारा समझ में आ गया, ये सरल शब्द है। जैसे स्वर्ग शब्द समझ में आया, स्वर्ग सर्जन, अब जैसे सर्जन नहीं समझ में आया लेकिन स्वर्ग सर्जन मिला करके आपको साधन समझ में आ गया। अब मानवता यानी मानव के लिए बात की गई, विश्व समझ में आ गया। अब क्या करोगे, अब इससे मिलती जुलती व्याख्या ऐसे बनाओगे, देखो अड़ु युग बने तो, अड़ु युग बनोगे तो, मतलब अड़ु युग का मतलब देखो यहाँ लिखा था अड़ु युग बने धारा जीवन हित, मतलब मुझे जीवन की धारा इतना समझ में आ रहा था, जीवन की धारा मतलब अड़ु युग बनोगे तो जीवन की धारा, अड़ु युग बनोगे तो जीवन की धारा, तो ऐसे मैंने लिखा कि अड़ु युग बनोगे तो जीवन की धारा बनी रहेगी। अब जैसे मैंने लिखा था, यहाँ दे रखा था कि स्वर्ग सर्जन का साधन, तो मैंने लिख दिया कि स्वर्ग सर्जन में जाना, यानी स्वर्ग के सर्जन में जाना तो मानवता को बनाए रखना होगा, यानी अगर स्वर्ग में जाना है तो मानवता को बनाए रखना होगा। मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत, बट मैंने लिख रहा हूँ और गारंटी है कि एग्जामिनर देखेगा, आपको अच्छे नंबर देगा, काटेगा नहीं, हो सकता है 2 में 2 नंबर दे दे पूरे के पूरे, ठीक है। आगे लिखोगे जो लोग राष्ट्र पर स्वयं को समर्पित कर देते हैं, पूरा संसार उनके पीछे सूर्य चंद्रमा के समान चलता है। अब ये मैंने कहाँ से लिखा, कहोगे अपने ये सही व्याख्या है, तो मैंने इसी से लिखा है। कैसे लिखा है कि भू राष्ट्र करे आत्मर्पण, मतलब कि जब मानवता ही विश्व सत्या है, स्वर्ग साजन, भू राष्ट्र करे आत्मर्पण, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, मतलब कि जब आप भूमि की राष्ट्र पर स्वयं को आत्मर्पण कर दोगे, ऐसा कुछ लग रहा है कि भू राष्ट्र करे आत्मर्पण, यानी कि जब स्वयं को तुम
भू यानी कि धरती पर समर्पण कर दोगे तो धरा मतलब कि धरती चंद्रमा के समान सभी लोग आगे पीछे तुम्हारे घूमेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब कोई शहीद होता है, जब कोई सैनिक शहीद होता है तो उसके पीछे सारे लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, सभी लोग उसके पीछे चलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसकी व्याख्या को बना करके उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन में कौन सा अलंकार है। आप सभी को अलंकार भाई पढ़ने होंगे। ठीक है, अलंकार पढ़ने होंगे। अलंकार अगर पढ़ लोगे तो देखो गारंटी है कि एक प्रश्न जो पूछा जाता है वो अलंकार से 100% आता है, एक प्रश्न जो होता है अलंकार से 100% बनाता है। और उसको जब कर पाओगे जब आप अलंकार आते होंगे। तो जैसा कि मुझे पता है कि यहाँ पर हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, यानी कि किसी न किसी चीज़ की तुलना की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। 2 नंबर मिल जाएगा अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया तो। ठीक है, एक प्रश्न है, केवल आपको अलंकार याद कर लेना है बस। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस तरीके से अपने पेपर में गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने सीख जाओगे। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से सॉल्व किया, मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने में। बड़े ही आसानी से आप गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करना सीख जाओगे। अगर आपको गद्यांश पद्यांश नहीं आ रहा है बोर्ड एग्जाम में और आप ये चाह रहे हो कि कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे कि बिना पढ़ा हुआ, मैंने आज तक कभी ऐसा गद्यांश नहीं देखा, और उस गद्यांश को सॉल्व कर ले और पूरे 12 में 12 नंबर यानी 12 में 12 नंबर ले आएँ, तो इस वीडियो में आप सभी को इस गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने की ट्रिक के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।